मोदी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया कि उसको खड़ा किया जाए तो रोजगार का सृजन। अडानी हो या अंबानी हो या फिर मेहुल भाई, नीरव मोदी, ललित मोदी, जो हजारों करोड़ रुपया का चूना लगा करके इस देश से फरार हो गए। कुल चुनावी चंदा जो मिला है राजनीतिक पार्टियों को वो 5,271.97 करोड़, और इसमें से बीजेपी के खाते में गया है 57%। ये क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि अडानी 2 नंबरी कैसे अरबपति हो गए और उन्होंने बीजेपी को कितना चंदा दिया है? दोस्तों नमस्कार। देश नीति की इस विशेष पेशकश अब होगा न्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत और आज बात करूंगा जनता के न्याय, राजनीतिक न्याय, क्योंकि इस देश में जिस तरह से चुनावी बॉन्ड का मसला उठा है कि सत्ता पक्ष को जो चुनावी चंदा हासिल हो रहा है उसका ब्यौरा क्या है, क्या उसे जानने की जरूरत जनता को नहीं है? क्या विपक्ष उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकता? सच्चाई तो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें दलीलें कुछ ऐसी ही हैं अटॉर्नी जनरल की, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से, कि ये जो चुनावी चंदा है वो बेहद स्याह नहीं सफेद पैसा है, काला धन नहीं, सफेद पैसा है, सफेद पोशों का पैसा है और ये जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। और ये टैक्स की ईमानदारी है। ये जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं वो दरअसल बेमानी है, और बेमानी इसलिए कि जो नरेंद्र मोदी 2014 में ये कह करके लोगों से वादा करके आए थे कि काला धन हम वापस लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया होगा, उस वादे का क्या हुआ? अमित शाह ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया था कि वो जुमला है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी आरोप लगाया कि ये जुमला नहीं, ये दरअसल किसी और के लिए था। 15-15 लाख लोगों के खाते में तो नहीं आया, लेकिन लाखों करोड़ रुपया अडानी के खाते में गया। और अडानी जो 2014 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में 600वें स्थान से भी ऊपर थे, वो 2022 तक आते आते 2 नंबरी अरबपति कैसे हो गए? ये कौन सा जादू था नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी का कि जिसमें नोटबंदी और जीएसटी से गरीब और मध्यवर्ग परेशान हो गया, जो व्यवसायी है वो बेहद चिंतित हो गया, और जो छोटे लघु मध्यम उद्योग था वो बैठ गया कोरोना काल में। लेकिन उसके लिए मोदी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया कि उसको खड़ा किया जाए तो रोजगार का सृजन। लेकिन दूसरी तरफ अडानी हो या अंबानी हो या फिर मेहुल चोकसी, मेहुल भाई, नीरव मोदी, ललित मोदी, जो हजारों करोड़ रुपया का चूना लगा करके इस देश से फरार हो गए। मैं आपको 2019 के दिसंबर का डेटा देता हूं। खुद भारत सरकार के उस समय के मंत्री अनुराग ठाकुर ने उसे राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में पेश किया था, और उन्होंने कहा था कि 51 भगोड़े 17,900 करोड़ का चूना लगा करके देश से फरार हो गए। ये 2019 का डाटा है। और अभी एक और खबर के मुताबिक अगस्त 2023 में जो इस देश के टॉप 50 डिफाल्टर थे उसमें नंबर 1 पर जो व्यक्ति है उसे मेहुल भाई कहते हैं, मेहुल चोकसी, इन्हें बहुत प्यार से नरेंद्र मोदी मेहुल भाई कह रहे थे। आखिर ये जो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा मिल रहा है, सवाल ये है कि ये पैसा उन भगोड़े भाइयों का तो नहीं है या अडानी का तो नहीं है। और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं,
आज प्रशांत भूषण जो उस एनजीओ के बतौर वकील पेश हुए थे, जो एनजीओ चुनावी चंदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और उसमें जो कहा प्रशांत भूषण ने कि इसमें विदेशी संस्थाओं और कंपनियों की जो तमाम बेनामी कंपनियों, उनके शेल कंपनियों के माध्यम से जो बेहिसाब काला धन आ रहा है, उसे कहीं आगे बढ़ाने की ये कोई जुगत तो नहीं है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। नरेंद्र मोदी जिस कारपोरेट रथ पर सवार होकर के इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे और घोषित रूप से अडानी के हवाई जहाज में सवार होकर के आए, और वो जिस हवा के रुख को भांप करके आए थे, जो हवा बदल रही थी, उसका जिस तरह से उन्होंने फायदा उठाया था 2012 में, 13 में अन्ना हजारे का आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की मांग हो रही थी, और उसमें जिस तरह से पीछे से आरएसएस ने एंट्री की, रामदेव के जरिए, किरण बेदी के जरिए, अरविंद केजरीवाल भी या तो उस आरएसएस के हाथों के खिलौने थे या उस साजिश में शामिल थे। वो बात अलग है कि आजकल ईडी के निशाने पर वही हैं और उनकी पार्टी के, लेकिन दरअसल वो जो हवा, वो जो गुबार उठा था इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसे भांप करके नरेंद्र मोदी ने कहा कि काला धनम वापस लाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएगा, और लोगों ने इस पर भरोसा किया। और मिला उसे क्या? जो मिला। और मोदी जी को क्या मिला? उस बीजेपी को क्या मिला? वो चुनावी बॉन्ड जिसका शायद वादा किया गया होगा कारपोरेट की तरफ से कि तुम मुझे फायदा पहुंचाओ और मैं तुम्हें फायदा पहुंचाता हूं। यानी इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में वो क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, जहां पूंजीपतियों और राजनेताओं का सीधा गठजोड़, उस पार्टी और कारपोरेट का सीधा गठजोड़ दिखाई पड़ता है। और वो गठजोड़ कहां तक पहुंच रहा है? 2017 में ये चुनावी बॉन्ड के लिए प्रावधान किया है, उस समय अरुण जेटली उसको लेकर के आए। तब से लेकर के और अब तक का जो आंकड़ा है पिछले 5 साल का, कि कितना चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है राजनीतिक दलों को, जरा उसका हिसाब कर लीजिए। 2017 से 2022 तक कुल चुनावी चंदा जो मिला है राजनीतिक पार्टियों को, वो 5271.97 करोड़, और इसमें से बीजेपी के खाते में गया है 57%, यानी आधे से भी ज्यादा। यानी जितने राजनीतिक दलों को चंदा मिला है, उससे समूचे राजनीतिक दलों को मिला करके भी चंदे से ज्यादा चुनावी बॉन्ड किसके खाते में गया है? बीजेपी के खाते में। और इसमें जरा और आंकड़े को देखें, कांग्रेस को कितना मिला? केवल 952.29 करोड़। और तीसरे नंबर पर जो पार्टी है वो है तृणमूल कांग्रेस, 767.88 करोड़। और इसमें 2 राजनीतिक दल और हैं, वामपंथी राजनीतिक दल, मैं उसे एक ही मान करके चल रहा हूं, और बीएसपी, जिन्हें कोई भी चंदा नहीं मिला है चुनावी बॉन्ड के जरिए। और ये वो गठजोड़ है कि जिसमें विपक्ष को खत्म कर दिया। अब सवाल ये है कि राजनीतिक न्याय कैसे होगा? ये सवाल तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि जो असमानता है, वो अवसर की असमानता का ये सीधे तौर पर उदाहरण, चाहे वो राजनीति हो या कोई खेल हो या परीक्षा केंद्र, अवसर की समानता होनी चाहिए। लेकिन इस राजनीतिक खेल में जो कारपोरेट खेल कर रहा है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, और बीजेपी लगता है कि उसे फायदा पहुंचा रही। और यही वजह है कि अडानी साहब 2 नंबर के दुनिया के अरबपति हो गया। और इतना ही नहीं, ये जो चुनावी चंदा है, जो बॉन्ड है, वो
एसबीआई के जरिए खरीदा गया और इसकी जानकारी ईडी को भी है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि इसके जरिए जो कांग्रेस पार्टी को चंदा देने वाले लोग हैं उन पर ईडी को छोड़ा जा रहा है। ईडी उनको परेशान कर रही है और इसलिए विपक्ष के लोगों को कोई भी आर्थिक सहायता देने में हिचक रहा है, डर रहा है। तो एक तरह से न सिर्फ विपक्ष पर ईडी के जरिए हमला कराया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, बल्कि उन उद्योगपतियों को भी, उन व्यवसायियों को भी धमकाया जा रहा है ईडी के जरिए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या विपक्ष के राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। ये जो स्थितियां हैं उससे सत्ता को तो जानकारी है, ईडी को तो जानकारी है, एसबीआई को तो जानकारी है, लेकिन सत्ता पक्ष को किसने चंदा दिया है इसकी जानकारी विपक्ष को नहीं है। और यही है असमानता, अन्याय। और इसलिए मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक न्याय की। इससे बढ़कर एक और न्याय की बात करनी होगी, वो है जनता के साथ न्याय। क्या ये इस देश के मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं है कि उनको नहीं जानकारी है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को कौन कारपोरेट घराना चंदा दे रहा है और कितना उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि अडानी 2 नंबरी कैसे अरबपति हो गए और उन्होंने बीजेपी को कितना चंदा दिया है? क्या उन्होंने कांग्रेस को भी चंदा दिया है? क्या उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को भी चंदा दिया है? इसकी भी जानकारी इस देश के नागरिकों को होना अपरिहार्य है। दोस्तों, भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था, उस समय के जो भी संविधान वेत्ता थे और संविधान सभा के जो मेंबरान थे, उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की होगी कि आने वाले वक्त में राजनीतिक दल और खास करके वो दक्षिणपंथी पार्टी इस तरह से कारपोरेट के साथ सीधे गठजोड़ करेगी, खुल्लम खुल्ला करेगी। और इसीलिए संविधान में राजनीतिक दलों को लेकर के बहुत उसके लिए नियम नहीं बनाए गए, कोई खास उसमें प्रावधान नहीं किया गया, जिक्र भर उसमें किया गया। शायद उस समय के लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज की जो स्थितियां हैं उसमें संविधान सभा के उन लोगों को ही नहीं बल्कि आज आम नागरिक को भी, पत्रकारों को भी इस बात को लेकर के चिंता है कि कहीं उस चंदे के जरिए पूरे चुनाव को तो नहीं प्रभावित किया जा रहा है, कहीं वोट को खरीदा तो नहीं जा रहा है, कहीं लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, और जो कारपोरेट चंदा दे रहा है राजनीतिक दलों को, वो कारपोरेट अपने हिसाब से नीतियां तो नहीं बनवा रहा। जो कारपोरेट घराना चंदा देगा वो ऑब्वियस है कि वो सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करेगा। और क्या वजह है कि अडानी ने जिस जिस ग्रुप पर निगाह डाली, जिसको उन्होंने खरीदा है, तमाम दूसरे औद्योगिक घरानों के ग्रुप्स को जरा उसके पृष्ठभूमि में जाए तो आपको एक बात जरूर मिलेगी कि कुछ ही समय पहले उस पर छापेमारी हुई, ईडी की छापेमारी, इनकम टैक्स की छापेमारी हुई, और वो उद्योगपति बेबस हुआ अडानी साहब को वो फर्म बेचने के लिए। तो ये जानकारी भी होनी चाहिए विपक्ष को कि अडानी के को किस कीमत पर ये चीजें प्राप्त हो रही हैं, और यही वो असली खेल है जो इस देश के लोकतंत्र को बाधित कर रहा है, उसको अपंग बना रहा है। ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो पूंजीपति और इस सत्ता का जो गठजोड़ है, वो उस पूरे जो लोगों की विश्वास है लोकतंत्र में, उसको खरीद रहा है। लेकिन ये जो चुनावी बॉन्ड का मसला है, अगर ये आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली 2024 के चुनाव में मोदी को बहुत महंगा पड़ सकता है। और इसलिए महंगा पड़ सकता है क्योंकि ये जब नैरेटिव बनेगा कि इतना चंदा मिला है बीजेपी को, और यही वजह है कि बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रोड शो, जिसमें लोगों को बुलाने के लिए भी
गाड़ियां लगी होती हैं और वो किस तरह से लोगों के बीच में जाकर के लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और कई बार तो पैसे के दुरुपयोग का भी मामला सामने आया है। और ये क्या नहीं होगा? और ये अगर होगा तो डेफिनेटली इस पर विचार किया जाना चाहिए कि ये सत्ता और कारपोरेट की मिली भगत का दुरुपयोग है, जो उस पूरे बहुमत को खरीद रहा, उसको प्रभावित ही नहीं कर रहा, उसको खरीद रहा और ईडी के जरिए उस विपक्ष को डरा रहा है और उन व्यवसायिक घरानों को भी जो विपक्ष को चंदा देने का काम कर रहे हैं। ये स्थितियां इस देश में जो बन रही हैं वो नागरिक को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। क्योंकि लोकतंत्र में अब अगर विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष अगर सवाल नहीं पूछ पाता है, उसको अगर डराया धमकाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये कमजोर लोकतंत्र की निशानी। और दूसरी तरफ जो मीडिया है कारपोरेट घरानों के हाथों में पहुंच गया है और यही वजह है कि सही खबर निकल करके नहीं आ रही है। जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए अडानी पर आरोप लगे हो या सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार के आरोप, वो जनता तक पहुंच ही नहीं रहे क्योंकि उन्हें वो कारपोरेट नियंत्रित कर रहा है और कारपोरेट उस सत्ता के जरिए अपना फायदा ले रहा है। कई बार तो ये लगता है कि ये सत्ता ही कहीं कारपोरेट तो नहीं चला रहा, कहीं ये सरकार मोदी के ना होकर के अडानी की तो नहीं है। और ये सवाल इस चुनावी बॉन्ड के जरिए पूछे जाने चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह से हमला कर रहे हैं अडानी पर, वो हमला नरेंद्र मोदी के लिए बेहद मुश्किल में डालने वाला हो सकता है और आने वाले वक्त में चुनावों को प्रभावित कर सकता है। शुक्रिया।